जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन एयर फोर्स फेज 2 का A to Z प्रोसेस। बहरहाल इस विषय पे मैं बात करने से बचता हूं आमतौर पर, लेकिन सोचा कि क्यों ना आज आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। जो लोग मेरे जैसे बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए तो वीडियो किसी काम का है नहीं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए काम आएगा जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हों, यानी कि उनका उम्र जो हो 17 से 21 के बीच में हो। तो सोचा कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, चूँकि 2 बार मुझे इंडियन एयरफोर्स का फेज 2 देने का अनुभव है। तो जो इनमें सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सोचा आप लोगों के साथ साझा कर दूं। तो चलिए एक-एक करके इसके प्रक्रियाओं को देखते हैं। एयरफोर्स का फेज 2 देने के लिए सबसे अनिवार्य जो चीज़ है वो ये है कि आपको फेज 1 क्लियर करना पड़ेगा, अर्थात एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप कहाँ से फेज 2 दीजिएगा। जब फेज 2 के लिए आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका एंट्री जो होता है सुबह 5 बजे करा लिया जाता है। 4 बजे लाइन में लग जाएगा, 5 बजे तक आपकी एंट्री हो जाती है, मतलब 5 बजे तक आप एयरफोर्स स्टेशन के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अंदर जाते ही आपको लाइन लगा दिया जाता है और लाइन में लगाने के बाद एक एक करके 3-4 काउंटर टाइप के होते हैं, वहाँ पे सबका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको फिर से रनिंग के लिए तैयार किया जाता है। रनिंग के लिए आप अपना जो भी जिस वेशभूषा में, अगर आप पैदल दौड़ना चाहते हैं तो पैदल दौड़िए, अगर आप जो है जूता के साथ दौड़ना चाहते हैं तो जूता के साथ दौड़िए। टी शर्ट पहनना है तो टी शर्ट, फुल आपको लोअर पहनना है तो फुल, हाफ पहनना हाफ, जिस वेशभूषा में आप पहनना चाहते हैं वो आपको बोलेंगे कि उस वेशभूषा में आप तैयार हो जाइए। और उसके बाद बस आती है, ये बात मैं बता रहा हूँ 10 ASC बीटा की कहानी, ठीक। यहाँ पे ऐसा होता है, तो आपको जो है बस आती है, बसों में बैठा कर ले जाया जाता है और एक मतलब बहुत सा जंगल है, उधर ले जाया जाता है, उधर उधर रोड होता है और उसी रोड पे आपको इंतज़ार कराया जाएगा। वहीं पे 100 बच्चों का बैच बनता है और ऐसे 10 रो और 10 कॉलम उसका, यानी कि 10 गो इस तरह से और 10 गो इस तरह से होता है, यानी कि टोटल 100 बच्चे होते हैं और टोटल 1600 मीटर का दौड़ होता है। और यह दौड़ अगर आप 10 ASC बीटा में जाने वाले हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 1600 मीटर में 900 मीटर, लगभग 900 ऐसा है, 900 मीटर आपको सीधा भागना होता है। उसके बाद हल्का सा आपको लेफ्ट घूमना होता है और फिर 500 मीटर थोड़ा बहुत घूम फिर कर आपको पहुंच जाना होता है। तो इस तरह से होता है 10 ASC बीटा में। और यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा देखने को मिलता है एयरफोर्स में कि एयरफोर्स के जैसे 10 लड़कों का ऐसे जो लाइन लगता है, जब आखिरी बच्चा लाइन क्रॉस करता है तब से टाइमिंग स्टार्ट होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में एक साल 2021 में कोरोना के चलते रनिंग ना कराकर कदम ताल भी कराया गया था, जिसमें मैं खुद था, ठीक। तो हालांकि वो एक ही बार हुआ था, बार बार ऐसा नहीं होता है। बार बार जनरली जो होता है रनिंग ही होता है, जो कि 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पे अनुभव किया कि लगभग एक बैच से पास करने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 45 से 55 या 60% तक होती है, यानी 50% या उससे अब थोड़ा सा लोग पास करते हैं। तो ये रहा पहला। दूसरा बात आते हैं, जब रनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो रनिंग कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा आपको आराम करने का मौका, मतलब मौका ऐसा नहीं कि आपको स्पेशली मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपके पहले वाले जो बैच होगा उसका जो होगा पुशअप, सीटअप और स्क्वाटअप, यानी उठक बैठक चल रहा होगा, तब तक आप थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो वहाँ पे आपको रनिंग करने के बाद पुशअप कराया जाएगा। पुशअप आपको 10 करना है। वो 10 पुशअप प्रॉपर जो होता है, ऐसा नहीं, बहुत लोग पुशअप के नाम पे ऐसे सिर्फ चेस्ट को अंदर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं और बाहर ले जाते हैं, ये सब नहीं करना है। बहुत लोग इस तरह से पुशअप करने लगते हैं, ये वाला पुशअप, तो ये वाला पुशअप नहीं करना है। पुशअप करना होता है आपको पूरे बॉडी वेट के साथ आपको जाना है और पूरे बॉडी वेट के साथ आपको आना है, वो जब काउंट करेंगे उसके हिसाब से, ठीक। उसके बाद होता है आपका सीटअप। सीटअप में भी सेम वही प्रोसेस है। सीटअप में जो आपका पैर है, पैर उठना नहीं चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं, घुटना नहीं उठना चाहिए, पैर नहीं उठना चाहिए और आपको प्रॉपर वे में ये करना है, ठीक। और ये बात याद रखिएगा कि उसमें बहुत लोग, हम लोग मतलब जनरली अगर सीटअप करते हैं तो ऐसे हाथ पीछे रखते हैं, वहाँ पे हाथ पीछे नहीं, हाथ ऐसे रखना होता है, पीछे ऐसे रखिए और ऐसे उठना होता है, ठीक। तो ये हो गया सीटअप। उसके बाद आपका कराया जाता है स्क्वाटअप, यानी कि उठक बैठक। उठक बैठक आपको 20 करना होता है। 20 होता है प्रॉपर आपका जो ये बॉडी लाइन देख रहे हैं, कमर के जो ऊपर जो होता है ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झुक जाए, झुकना नहीं है, स्ट्रेट होना चाहिए और ऐसे सीधा आपको जाना है और सीधा ऊपर आना है। तो ये 20 कराया जाता है। तो ये हो गया फिजिकल का प्रोसेस।
जब आप फिजिकल कंप्लीट कर लीजिएगा तो, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, फिजिकल में कभी कभी जैसे रनिंग में तो एक बार फेल हो गया तो काम खत्म, लेकिन अगर आप पुशअप में, सिटअप में या स्क्वाटअप में तो अगर थोड़ा बहुत आपसे गड़बड़ी होता है तो आपको मौका इसमें फिर से दिया जाता है। ठीक, 1-2 मौका दिया जाता है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर देते हैं तो आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो होता है आपका SRT होता है, जिसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है, 45 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्नों को रंगना अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। अगर आप उसमें से प्रश्न छोड़ देते हैं तो संभवतः आप फेल कर जाएंगे। वहाँ पे साफ साफ निर्देश लिखा रहता है, बताया भी जाता है कि प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, यानी कि सिचुएशन जो होगा आपको उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देनी ही होगी। तो अगर आप उसमें सब प्रश्न दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली लोग पास हो जाते हैं। ठीक, तो उसका रिजल्ट जो है SRT का रिजल्ट लगभग, SRT आपके होने के बाद क्या किया जाता है कि आपको खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता जो होता है आपको अपने मतलब वहाँ पे वे लोग अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन आपको उसका पैसा देना पड़ता है। 60 या 80 रुपया दीजिएगा तो आपको नाश्ता मिल जाएगा। नाश्ता कीजिए, तब तक SRT का जो होता है रिजल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद SRT का रिजल्ट रेडी हो जाता है, फिर जो है आपका बैच बनाया जाता है। तब तक उसके बीच में आपका बैच बनाया जाता है। वह बैच बनता है ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD के लिए। अब GD के लिए जो बैच बनाया जाता है, पहले तो यह बैच 15 लोगों का होता था, लेकिन जब से अग्निवीर वायु आया है यह बैच 16 लोगों का होता है। और पहले जो इसमें प्रक्रिया होती थी, पहले केवल आपको एक टॉपिक दे दिया जाता था पेज पे लिखा हुआ, उस टॉपिक का हेडिंग आपके पास नहीं होता था, लेकिन आपको वो पढ़कर, इंग्लिश में होता था, पढ़कर आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि किस बारे में यह कह रहा है, और उस हिसाब से आपको कुछ देर समय दिया जाता है। फिर सबका पेपर वापस ले लिया जाता है, और फिर जो होता है GD का, समझ लीजिए कैसे प्रक्रिया होता है। एक बार होता है कि 15 या 16 जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको लगभग 1 मिनट का, कोई एकदम ऐसा नहीं है कि स्टॉप वॉच देखकर, लगभग 1 मिनट का जो होता है समय दिया जाता है बारी बारी से, और उस 1 मिनट में सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, और साथ ही साथ जो टॉपिक दिया गया रहता है उस टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करना होता है। अब इसमें आपको मैं एक सलाह दूंगा, अगर आप आगे जाने वाले हैं GD के लिए, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन इतना ना भारी दे देते हैं कि बेचारा लोग दब के मर जाता है। लोग जो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर होता है, चाहे जो भी मतलब वो GD वाला ऑब्जर्वर होता है, लोग ध्यान रखिएगा कि GD में वो आपके इंट्रोडक्शन पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको आपके इंट्रोडक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है बाहर से इंट्रोडक्शन रट के हैं, तो क्या करेंगे वो आपका इंट्रोडक्शन सुनकर। वैसे भी आपका सारा डिटेल्स उनके पास होता है, तो बस चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अपना नाम बताइए, अपने पापा जी का नाम बताइए, घर बताइए, थोड़ा बहुत एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए और सीधे अपने पॉइंट पे आइए। कुछ लोग होते हैं पूरा खानदान का नाम बता देते हैं, घर दुआर जिला घर पूरा एकदम तहसील सब बता देंगे। उसके बाद लगेंगे बताने कि मेरा ये हॉबी है, ये एम है। कुछ लोग बताने लगते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज़ माई ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड। बोलते हैं भाई साहब ये सब मत कीजिए, लोग पहले ही निर्देश देता है, ये सब किसी को नहीं बोलना है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में क्यों आना चाहता हूँ। ठीक, ये सब नहीं बोलना है, निर्देश पहले ही दे देता है लोग। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होता है वो हट्ठी होते हैं ना, थेथर टाइप के, वो लोग रट के जाता है तो बोलता ही है सब। आपको मैं सलाह दूंगा, 1 मिनट का आपके पास समय है, 1 मिनट में कोशिश कीजिए 20 सेकेंड के अंदर अपना इंट्रोडक्शन खत्म कीजिए। अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का मन का तो नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्वालिफिकेशन बताइए, काम खत्म। उसके बाद आपके पास 40 सेकंड जो होता है ना, उसको यूटिलाइज कीजिए, अपने टॉपिक के बारे में बोलिए। ये मैंने खुद ऐसा किया है। ठीक, 40 सेकंड अपने टॉपिक के बारे में बोलिए। उसके बाद जब ओपन GD होगा, ये सब जब जितने कैंडिडेट है इस तरह से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसका ओपन GD होता है। ओपन GD में सबको बोलना होता है। अब उसमें आप 1 से 2 बार भी बोल देते हैं, पॉइंट बोलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलने लगे। अगर आप अच्छा पॉइंट रख देते हैं तो 1 से 2 बार में आपका सिलेक्शन मतलब कि काम हो जाएगा। मैंने खुद ऐसा किया था जब इनिशिएट किया था। इनिशिएट यानी कि जब पहला बार बोला था 1 मिनट वाला, 20 सेकंड अपने बारे में बोला, 40 सेकंड अपने टॉपिक के बारे में बोला था, और उतना ही से मेरा काम लगभग हो चुका था। लेकिन फिर भी ओपन GD में बोलना है, ऐसा नहीं है कि बोलना ही नहीं है। तो ओपन GD में मात्र मैं 1-1 बार बोला हूँ, दोनों बार में। 2 बार मैं GD दिया हूँ, दोनों बार 1-1 बार बोला हूँ, उतना ही मेरा काम हो गया है। क्योंकि पहले बार ही मैंने टॉपिक के बारे में अच्छा खासा बोल दिया था, और दूसरे बार में जब ओपन GD में बोला तो अपना पॉइंट में रखा। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए तो बोलना शुरू कर दिया, उसका ऊँ करने लगा, ऐसा नहीं था। तो इससे आप वो इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जो लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे बहुत ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो क्या करते हैं लोग कि दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं।
तो कुछ देर बाद जब सब बोल लेते हैं तो वो जिन जिन को उनको मतलब बुलवाना होता है चेस्ट नंबर बता देते हैं कि ये चेस्ट नंबर सिर्फ आप बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। तो यानी कि मौका सबको दिया जाता है। और मेरा अपना अनुभव है कि यहाँ पे सबका लगभग हो ही जाता है 10 AC बीटा में। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंजेज आया है कि पहले केवल स्पीकिंग पे होता था, लेकिन जब से अग्निवीर वायु आया है तब से यहाँ पे 2 सेक्शन में इसको बांट दिया गया है। एक तो हो गया है बोलने पर आपको नंबर मिलता है, दूसरा नंबर आपको मिलता है लिखने पर। यानी कि जब आप जो टॉपिक दिया गया था उस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर आपको पेज दे देना होगा। एक आपको सादा पेज दिया जाएगा, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पर आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना भी है। तो पहले होता था केवल बोलना होता था, अब क्या है कि डिस्कशन भी करना है, साथ साथ आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना भी है कुछ उस पेज पर, और दोनों को मिलाकर आपका जो है मूल्यांकन किया जाएगा और तब आपको तब आपको पास या फेल किया जाएगा। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि 10 AC बीटा में जो लोग बोल देंगे, जो लोग लिख देंगे, वो पास हो जाएंगे। जो लोग कसम खाएं कि बोलेंगे ही नहीं बोल पाते हैं, मतलब जो नहीं बोलेगा उसको कैसे लोग पास करेंगे बताइए। बोलने वाले को पास कर लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद जो होता है, ग्रुप डिस्कशन करने के मतलब पहले तक आपका थोड़ा मतलब भूल गया था मैं कि ग्रुप डिस्कशन करने से पहले जब बैच बांट दिया जाता है तो उसी के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट वे लोग मांगे होते हैं सब आपको लेके जाना है और उसी बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक, मैट्रिक इंटर का आप वे सारा सर्टिफिकेट ले जाइएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो निकलवा लीजिएगा। नहीं निकलवाइएगा तो बाद में आपको समय देते हैं कि जब तक आपका मेडिकल नहीं हो रहा तब तक आके आप जमा कर दीजिएगा, तो बेहतर होगा आप निकलवा लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जब आप ग्रुप डिस्कशन पास कर जाएंगे तो ग्रुप डिस्कशन पास करने के बाद आपको फिर बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा मल्टीपर्पज़ हॉल में बैठाया जाएगा। वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए फॉर्म भराया जाएगा, और मेडिकल के लिए फॉर्म भरिएगा। बहुत फॉर्म भराता है लोग भाई एयरफोर्स में, फॉर्म भरा के हालत ख़राब करा देता है सब। तो मेडिकल के लिए फॉर्म भराया जाता है, और फिर आपका मेडिकल के लिए फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल का डेट दे दिया जाता है, और फिर जाइए मेडिकल दीजिए। तो यही टोटल जो है प्रक्रिया रही इंडियन एयरफोर्स के फेज़ 2 की। मैं अपना अनुभव बताया हूँ। 10 AC बीटा मैं 2 बार वहाँ पे एयरफोर्स का फेज़ 2 कंप्लीट किया हूँ। दोनों बार के अनुभवों को साझा मैंने आपके साथ किया। एक बार मैंने दिया है ऐसे नॉर्मल जो एयरफोर्स का होता था एयरमैन वाला, और दूसरा फिजिकल दिया था या फेज़ 2 दिया था क्या बोलते हैं क्या अग्निवीर वायु वाला। तो दोनों का मैंने अनुभव आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल पूछ दीजिए। अगर इससे पहले का, इससे बाद का, क्योंकि मैं एयरफोर्स के पूरे प्रक्रिया से गुजरा हूँ, सिर्फ यही हुआ कि ज्वाइनिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि एक बार तो ज्वाइनिंग कराया नहीं गया और दूसरी बार जो था मेडिकल में ही अनफिट हो गया। तो इन सब से संबंधित आपको जो भी पूछना है कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।